नाविका जी धन्यवाद। मैं टाइम्स नेटवर्क को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। यह देश के लिए पिछले एक वर्ष का कालखंड का जो समय रहा है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है और इस कालखंड में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलताएं अर्जित की हैं, वह पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य के विषय भी रहे हैं। कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने देश की उस पूरी गाइडलाइन का पालन किया जो समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ में संवाद बना करके या फिर जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की थी उसका पालन करते हुए हम लोगों ने उसको लागू किया। उसका परिणाम रहा कि कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का हर एक क्षेत्र में सराहा गया और WHO ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो पिछले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं और हर एक सेक्टर में चेंज हुए हैं। आप याद करिए 2015-16 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ये छलांग अचानक नहीं है और इसके लिए अचानक हम लोगों ने कोई एक कार्यक्रम चलाया हो, ये भी नहीं इसका कारण है। हमने मार्च 2017 में आने के बाद से लेकर के लगातार एक प्रयास प्रारंभ किया कि उन क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे जो उत्तर प्रदेश की आय में वृद्धि कर सके, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो एक नया आयाम स्थापित कर सकें। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खास तौर पर हम लोगों ने कुछ सेक्टर चिन्हित किए। एक, देश के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध और उर्वरा भूमि के लिए जाना जाता है। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, तो हम लोगों ने किसानों को ध्यान में रख करके उस सेक्टर को फोकस किया। इसके साथ ही MSME सेक्टर को हम लोगों ने टच किया था। MSME सेक्टर कम पूंजी में ज्यादा रोजगार का भी है और इसके लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव योजना भी 2018 में प्रारंभ की। ये दो जो सेक्टर थे, इसमें कार्य करने के बाद उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, अगर आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं थी कि वहां पर नौकरशाही कोई कार्य करना नहीं देना चाहती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, वहां पे लगातार दंगे होते हैं। ये सभी जो धारणाएं थी हम लोगों ने उसको बदलने की ठानी और उसके अनुसार हम लोगों ने अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई। आज मुझे प्रसन्नता है जब हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल संपन्न हुए हैं, विगत 4 वर्ष में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई। प्रदेश MSME सेक्टर को उभारने में काफी
लंबी छलांग हमने लगाई और इसमें व्यापक पैमाने में रोजगार सृजन में भी हमें मदद मिली। स्वाभाविक रूप से अगर हर नागरिक के हाथ को काम मिलेगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि यह रोजगार उसकी आय की वृद्धि में भी सहायक होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 रुपये तक पहुंच पाई थी और 2017 से 2020-21 के बीच में हम इसे 95,000 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो ग्रोथ है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्पीड को बताता है। हमने व्यवसाय की सुगमता के लिए भी उस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर किया, जो रिफॉर्म होने थे उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। आज इसका परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15-16 में जो 14वें स्थान पर थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। एक व्यवसाय का वातावरण प्रदेश के अंदर बना, निवेश का वातावरण बना। 4 वर्ष में 1 वर्ष का पूरा कालखंड तो केवल कोरोना से जूझते हुए हमारा व्यतीत हुआ है, लेकिन इन 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यहां तक कि कोविड-19 के दौरान भी प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही है। यह निवेश हम चीन से लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत का डाटा सेंटर पार्क की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कार्य इसमें प्रारंभ हो चुका है और भी अन्य प्रकार के निवेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। ये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2024 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, यानी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ हम भी जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। आप देखना अगले 5 वर्षों के दौरान बहुत सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष के दौरान हमने जहां एक कॉमन मैन से जुड़ी भी, चाहे वह गांव का हो, किसान का है, नौजवान, महिलाओं का, हर एक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाया है, बिना भेदभाव के पहुंचाया है। हर व्यक्ति आज उन योजनाओं से लाभान्वित होता है, चाहे वह 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, 1,21,000 गांवों में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा करके 1,38,00,000 की वह आबादी जिसने आजादी के बाद भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्युत की लाइन नहीं देखी थी, विद्युत का कनेक्शन नहीं ले पाया था, उसे मुफ्त में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। 2,61,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हो। वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को हम नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य रहा हो। ये सभी कार्य या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के सभी किसानों तक उपलब्ध कराने का कार्य, ये सभी हम लोग सफलतापूर्वक लागू किए ही, लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी बेहतर तरीके से यहां पर आगे बढ़ाया गया है। आज प्रदेश की सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने, प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने के साथ ही
5 नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश अपनी रोड कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मध्य यानी इस वर्ष के मुझे लगता है कि प्रथम तिहाई में ही हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, जो नया वित्तीय वर्ष हमारा प्रारंभ आएगा होने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस वर्ष के अंत तक हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का लगभग सबसे बड़ा, मैं उसको एक्सप्रेसवे के रूप में मान सकता हूं, जो मेरठ से प्रयागराज तक हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। इस पे लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य, गोरखपुर में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, बलिया की कार्रवाई हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी एक्सप्रेसवे के साथ ही प्रदेश के अंदर आज अगर आप एयर कनेक्टिविटी में देखेंगे तो 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हमारे 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 17 पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। देश का यानी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं। अयोध्या में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पहले से ही फंक्शनल है और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बनकर के तैयार है। बहुत शीघ्र हम उसको अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से किए गए प्रयास भी सामने हैं, देश के सामने हैं। देश का पहला वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुका है और कोरोना कालखंड के अंदर हम लोगों ने यहाँ के किसानों की सब्जी को, फलों को यहाँ से एक्सपोर्ट करने और उत्तर प्रदेश की चीनी को भी एक्सपोर्ट करने में उसकी मदद ली थी। बहुत अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से चल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश अपने इस रोड मैप को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं टाइम्स नेटवर्क को इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने इस कोरोना कालखंड में ये साहस दिखाया है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो 2 मंत्र हम लोगों को समय दिए थे, एक आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत का। मुझे विश्वास है कि कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कई राज्यों में एक बार फिर से कोविड का ये सेकंड स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, इसमें टाइम्स नेटवर्क ने यह इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन करके अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेने और उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए टाइम्स नेटवर्क को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका ये कॉन्क्लेव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अर्थव्यवस्था के बारे में जो बातें कही, शायद कहीं ना कहीं योगी जी लोग ये समझते हैं कि ईज ऑफ सेइंग जय श्री राम में योगी जी का बहुत योगदान है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जब दूसरे नंबर पर आता है तो लोग आपकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में? क्योंकि जो लोग समझते हैं कि एक आस्था पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी इकोनॉमिक इश्यूज को सोच नहीं सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, आपको इस नजरिए से देखने वाले लोगों को आप आज क्या कहेंगे? नाविका जी, देखिए,
मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि राम को हम लोगों ने आस्था के साथ ही नहीं जोड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक तो हैं ही। भारत के प्रत्येक नागरिक ने राम को अपनी रोटी के साथ भी जोड़ा है। राम हमारे लिए आराध्य भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारी आजीविका के आधार भी हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि 70 वर्ष लगे, 70 वर्षों में कौन लोग थे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राज कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 इन 70 वर्षों में हुई थी, और पिछले 4 वर्ष के दौरान हम इसको बढ़ा करके 95,000 तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं, यानी केवल व्यवसाय की सुगमता के लिए ही कार्य नहीं किया है, हमने तो ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया है। ईज ऑफ लिविंग ठीक होगा तो स्वाभाविक रूप से वह प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, और उसके परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। ये तो हर व्यक्ति देख सकता है कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान जो भारत सरकार था उसमें उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, ये कोई सामान्य छलांग नहीं है कि 15-16 में 14वें नंबर पर हम थे, आज दूसरे नंबर पर हैं। इधर जो रिफॉर्म नए हो रहे हैं, इस रिफॉर्म के भी और अच्छे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। योगी जी, लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में होती है, उनके लिए डेवलपमेंट ही उनका धर्म है, डेवलपमेंट ही उनका मकसद है। तो डेवलपमेंट की जब चर्चा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट पर ज़रूर बात छिड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 11.4% अनएम्प्लॉयमेंट से 21.5% की अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में अप्रैल की 2020 में ये आंकड़े CMIE ने दिए थे। उसके बाद रहा है दौर कोविड का, और कोविड के दौरान हर आदमी जानता है कि व्यवसाय ठप थे, लॉकडाउन था, और बहुत लोगों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि आज इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या उत्तर प्रदेश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने इन कोरोना कालखंड में, हमारे उत्तर प्रदेश में 40 लाख माइग्रेंट लेबर भी आई थी, और 40 लाख माइग्रेंट लेबर को भी उत्तर प्रदेश ने पूरे सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2016-17 में उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 17.5 था, और 2021 में उत्तर प्रदेश में यह रेट 4.1 है। मैंने आपको जो पहले कहा कि हमने जो हमारे फोकस सेक्टर थे, जहां पर हम लोग अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ सकते थे, उस पर विशेष ध्यान दिया, और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की संभावनाएं थी। खासतौर पर जो हमारी संभावनाएं थी उसमें एक, हमारे पास देश का सबसे उर्वरा लैंड हमारे पास है, दूसरा सबसे बेहतर जल संसाधन भी हमारे पास मौजूद है। तो हमने कृषि सेक्टर को पहले फोकस किया। किसानों की आमदनी को प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया। चैलेंज था हमारे सामने, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 प्रोजेक्ट जो दशकों से लंबित पड़े हुए थे सिंचाई की, उनको हमने पूरा किया। 9 इस वित्तीय वर्ष में हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी 20 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी यूपी में नहीं थी।
एमएसपी घोषित करने से काम नहीं चलेगा जब तक हम उसको प्रोक्यूर नहीं करेंगे। आप देखें कि जैसे ही प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लेकर के आए और हमने अपने क्रय केंद्र स्थापित करना प्रारंभ किए हैं, आज हर एक व्यक्ति, हर किसान अपनी उपज को लेकर के क्रय केंद्र में जाता, उसको एमएसपी मिल जाता है। अगर विगत 4 वर्ष के दौरान हम केवल धान का ही दाम देखेंगे तो किसान को 1 कुंटल में 500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिला है पर कुंटल। ऐसे ही गेहूं में ही आप देखेंगे 500 रुपये पर कुंटल का अतिरिक्त लाभ एक किसान को 4 वर्ष के अंदर मिल रहा है। ये एमएसपी के कारण मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू किया है, और इसका लाभ एक किसान ले रहा है। लेकिन ये तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रत्येक किसान, प्रत्येक सरकार इसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित करे, मंडियों को सक्रिय करे, और ये सुविधा उसको मिलेगी। तो हमने प्रदेश के अंदर किया, इसको हमें कर। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर इस बारे में भी किया कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध रहा है कि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास था। ये परंपरागत उद्यम ये उपेक्षित हो गया था, उजड़ सा गया था। हमने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना प्रारंभ की। हर एक जनपद को कहा गया कि, मैंने पहले इसमें सर्वे कराया था, सर्वे करवाने के बाद देखा कि 75 जनपदों में से 57 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन जनपदों की अपनी कोई एक अलग पहचान रही है। जैसे वाराणसी की सिल्क की साड़ियां, भदोई की कालीन, इसी प्रकार से कन्नौज का इत्र, आपके लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, मेरठ का स्पोर्ट्स की आइटम, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोह का ढोलक। यानी ये हर जनपद में 57 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों की अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट थी, लेकिन इसके सामने पहचान का संकट था। हमने उनको चिन्हित किया, शेष अन्य जनपदों की मैपिंग करानी प्रारंभ की, और जब उसकी मैपिंग कराई तो उस मैपिंग के बाद हम लोग इस बारे में थे कि यहां पर भी कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं। जैसे गोरखपुर का टेराकोटा, अब गोरखपुर के टेराकोटा के साथ जब हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया तो पहले लोग मुझ पे हंसते थे कि आप टेराकोटा को ही गोरखपुर के प्रोडक्ट के रूप में रखें, इसकी क्या संभावनाएं हैं। मैंने कहा आप देखना, अभी इसको आप देख रहे होंगे कि टेराकोटा में हम लोगों ने माटी कला बोर्ड बनाया पूरे प्रदेश के अंदर। प्लास्टिक बैन होने के बाद जब मिट्टी के बर्तन की डिमांड बढ़ी, और इस बार आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान, पहले दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी चीन से आ रही थी। इस बार गोरखपुर का टेराकोटा इसमें हावी हुआ। हमने उसको तकनीक दी, हमने उसको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक उपलब्ध कराए। आज उसने उत्पादन करना शुरू किया। आज उसका परिणाम है कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुनाफा भी कमा रहे हैं और उनको कार्य भी मिलना प्रारंभ हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर हम उन लोगों को इस प्रकार की हम लोगों ने जगह उपलब्ध कराई। तो इस फील्ड में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, उन संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया। इसका परिणाम था कि अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रित हुआ, और जो रेट 2016-17 में 17.5 था, आज वो 4.1 पर रह गया है। हमारी जो आगे की कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में मेरा अनुमान है कि हम लोग इसको भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे। इस दौरान हमने अकेले सरकारी सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, यानी केवल गवर्नमेंट जॉब 4 लाख गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध करवाई है। निजी निवेश जो प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से निजी निवेश हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो प्रदेश के अंदर निवेश हुआ है, इस निवेश के कारण 35 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। और एमएसएमई सेक्टर को जो सरकार ने ध्यान दिया है, तो 1.5 करोड़ से अधिक लोग इसके साथ सीधे सीधे जुड़े हैं, जिन्हें नौकरी और रोजगार मिला है। और स्वतः रोजगार के लिए भी जिन लोगों को प्रेरित किया गया, एक काफी बड़ी संख्या ये है। तो उस पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर काम किया है और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। तो फिर योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को बदतर
प्रदेश बना दिया है। ये उन्होंने अभी हाल ही में ऐसा कहा है। राहुल गांधी को आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी अपनी बुद्धि से तो कुछ कहते हैं नहीं। उधार की बुद्धि जो है विवेक नहीं देती है। और दूसरा एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि नकल अकल नहीं दे सकती है। तो राहुल जी पे ये बहुत अच्छी लगती है। और जिनके बारे में हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने एक बात कही थी, मैन विदाउट ब्रेन, तो ये राहुल जी तो कहां पे क्या बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश, इस समय तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से अपना रिश्ता ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो बहुत भली बुरी बातें बाहर करते हैं, बाहर की मंचों में करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब उनका कोई रिश्ता नहीं, उत्तर प्रदेश में इस समय उन्होंने आना जाना बंद कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी उनको नहीं होगी। आपने कहा राहुल गांधी नकल करते हैं, कहां से नकल करते हैं? अब ये तो भाई उनके जो है, उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो उन्हें भारत के बाहर, जब भी भारत पे कोई आपदा आती है तो उनको उस समय भारत की जनता नजर नहीं आती है, तब उनको इटली में नानी याद आती है। उत्तर भारत में रहेंगे तो दक्षिण भारत की निंदा करेंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। जब प्रवृत्ति ऐसी होती है तो व्यक्ति की विश्वसनीयता संकट में होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सौभाग्य से राहुल गांधी जी इस प्रकार के एक नमूने बन चुके हैं कि जो स्वयं कांग्रेस के पतन का कारण बन रहे हैं। योगी जी, आपने कहा उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी का नाता कुछ टूटता जा रहा है। जब से अमेठी में उनकी हार हुई है, वो वायनाड चले गए हैं, केरला में। केरला में हमेशा ऐसे देखा जाता था, वहाँ इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, हमेशा ऐसे रुझान आते थे, ओपिनियन पोल आते थे, जिसमें हमेशा यही देखने को मिलता था कि 5 साल का अगर कार्यकाल मिलता है लेफ्ट पार्टीज को, तो अगला कार्यकाल यूडीएफ को, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस बार सारे ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि लेफ्ट पार्टीज और पिनरी विजयन शायद दोबारा केरला में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के वायनाड केरला में जाने के बावजूद केरला में कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कुछ बढ़ी नहीं। इसका कोई आप विशेष कारण समझते हैं? देखिए, पहला तो चुनाव किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी लड़ने का अधिकार है, वो अपना लड़ सकता है। और मुझे लगता है कि राहुल जी को भी उन्होंने अमेठी में, जब उनका कोई संवाद नहीं था, तो अमेठी की जनता ने उन्हें ठुकराया, केरल की जनता ने, वायनाड की जनता ने उन्हें वहां से समर्थन देकर संसद में भेजा। लेकिन ये कांग्रेस, केरल की कांग्रेस को सोचना चाहिए कि राहुल जी उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं या क्या साबित हो रहे हैं। उनके आने से ही कांग्रेस का पतन वहां भी शुरू हो चुका है। यानी जो कुछ बचा कुचा था दक्षिण भारत में, वहां पर भी किस स्थिति में कांग्रेस जा रही है, ये कांग्रेस की चिंता का विषय होना चाहिए, हमारी चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आप स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, और बंगाल में इस वक्त चुनाव है, और बंगाल में आपने कहा है परिवर्तन शुरू हो चुका है, क्योंकि ममता जी आजकल मंदिर जाने लगी हैं, चंडी पाठ करने लगी हैं, दुर्गा पाठ करने लगी हैं। आप क्या समझते हैं, ये परिवर्तन यहीं तक सीमित रहेगा या ये असल परिवर्तन होगा? देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो लोग पहले मंदिर जाना, पूजा करना, किसी हिंदू पर्व और त्योहार को मनाने को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते थे, आज वे लोग बहुत
गौरव के साथ इलेक्शन के बहाने ही सही, लेकिन आज वे मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये हम इसको अपनी वैचारिक विजय मानते हैं, और जब वैचारिक विजय एक बार होती है तो वह वास्तविक विजय की ओर भी लेकर के जाती है। बंगाल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं देख सकता हूं वहां पर वहां का यूथ हो, वहां की बहन बेटियां हो, वहां का बिजनेसमैन हो, वहां का किसान हो, हर एक तबका परिवर्तन चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने का पक्षधर है, और बंगाल में बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं दीदी सरस्वती पाठ में गलती करती है लेकिन कलमा ठीक से पढ़ती है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे सवाल कि हर इलेक्शन में क्या पोलराइजेशन जरूरी है, सांप्रदायिकता जरूरी है? हम सिर्फ भारत जैसे देश में डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते? देखिए, डेवलपमेंट तो हमारा आधार है ही। हम डेवलपमेंट के इश्यू को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब विपक्ष उस प्रकार की स्थिति पैदा करता है और उस प्रकार के मुद्दों को हवा देने का कार्य करता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग इसके बारे में पूछते भी हैं, और उनकी इस बारे में एक अभिलाषा भी होती है कि वास्तव में हमारी इसके बारे में राय क्या है। हम लोग जनता के सामने इस बारे में बताते हैं कि भाई वास्तविकता क्या थी पहले और आज क्या है। तो मैंने तो आपको पहले बताया ना कि ये हमारी वैचारिक विषय का एक आधार है। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम मंदिर जाने में हमें संकोच है, हमने कभी नहीं कहा कि हमें दुर्गा पूजा करने में संकोच है या कावड़ यात्रा निकालने में संकोच है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राम मंदिर के मुद्दे से नहीं जुड़े रहे हैं। हम हमेशा इस अभियान के साथ थे, पहले दिन थे तो आज भी हैं। हमें जो कार्य करना है वह खुल के काम करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें भारत की आस्था का सम्मान करना है, और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को अपने अनुसार ले जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन केवल हम इलेक्शन के दौरान इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करें और उस दौरान फिर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह बुरी स्थिति है, यह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसीलिए इस बात को कहा। याद करिए 2018 में बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे वहां की टीएमसी की सरकार ने रोक लगा दी थी, और उस समय एक साथ मुहर्रम और दुर्गा पूजा का आयोजन एक साथ आ गया था। उत्तर प्रदेश में यह चीज उत्तर प्रदेश में भी बराबर लागू हुई थी, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था लागू की। हमने कहा भी देखो, दुर्गा जी की पूजा भी होगी, आप मुहर्रम का जुलूस भी निकालिए। दुर्गा जी की पूजा का समय अगर 6 बजे है, हम उसको 6:30 बजे कर देते हैं, और मुहर्रम का समय अगर 5 बजे का है, आप उसको 4 बजे कर दीजिए, 4:30 बजे कर दीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों को हम जुलूस को रोकेंगे भी नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा में भी व्यवधान न पैदा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। और दोनों पक्षों को बिठा करके हम लोगों ने एक माहौल बनाया। दूसरा, हमने इस बारे में कहा कि बाध्यकारी होगा दोनों पक्षों को शासन के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करना। वेस्ट बंगाल ने नई व्यवस्था बनाई, हमारे यहां मुहर्रम का आयोजन भी हुआ, लेकिन दुर्गा पूजा भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। बंगाल ने रोक लगा दी थी कि दुर्गा पूजा नहीं होंगे, क्योंकि इस समय मुहर्रम के जुलूस का समय होता है। बाद में हाई कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो सकती है तो वहां क्यों नहीं हो सकती। उस समय वेस्ट बंगाल के प्रशासन ने हम लोगों से गाइडलाइन मांगी कि आखिर आप कैसे इस आयोजन को कर रहे हैं। हमने कहा इसमें कोई बात ही नहीं भी, आप तो दोनों पक्षों का सम्मान करिए। सरकार की दृष्टि से हमारे लिए दोनों पक्ष समान है, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर वहां पे हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी उन लोगों के साथ। लेकिन जब सरकार वोट बैंक के लिए झुकती है अराजक तत्वों के सामने, गुंडा तत्वों के सामने, तभी कानून के लिए संकट खड़ा होता है। और यह स्थिति वहां पे अतीत में रही है। आखिर दुर्गा पूजा में भी, सरस्वती पूजा में भी वहां की सरकार बैन कर चुकी थी, इसलिए ये मुद्दे उठे हैं और उठने चाहिए।
योगी जी, इसी मुद्दे पर अगर मैं कहूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने, पिनरी विजयन ने अभी हाल ही में नन्स को जो झांसी के स्टेशन पर उतारा गया, उनके ऊपर एक तरह से सस्पेशन थी कि वो कन्वर्जन कर रहे हैं, इस वाक्य को पॉलिटिकली बहुत उठाया गया है, लेफ्ट पार्टीज द्वारा भी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भी, और गृह मंत्री ने इस पर विश्वास भी दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी। ये मुद्दा आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के नाते? देखिए, ये शासन के संज्ञान में जैसे ये बात आई थी, हम लोगों ने तत्काल रेलवे से इसकी रिपोर्ट ली थी। ये झांसी रेलवे स्टेशन का मामला था और फिर इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति बना करके जो भी इसके लिए दोषी था उसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहा था। शक के आधार पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आपके पास जब तक कोई ठोस आधार नहीं होगा, और इसीलिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, देखिए 4 नन थी, उसमें 2 लोग अपने परंपरागत परिधान में थी, 2 लोग सामान्य उसमें थी, तो उसी के आधार पर एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, तो आरपीएफ ने उन्हें ले जाकर के वहां पे रेलवे स्टेशन के थाने में, रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी का थाना होता है वहां पे ले जाकर पूछताछ शुरू की थी। लेकिन जैसे ही ये शासन के संज्ञान में आया, तत्काल आईजी रेलवे ने इसका संज्ञान लेकर के उनको कहा कि नहीं भाई, इस प्रकार के आप नहीं कर सकते हैं और आप इसको तत्काल वो करिए। तो वह आने के साथ ही, लेकिन उसके बाद भी शासन के संज्ञान में जैसे बात आई थी, शासन ने तत्काल इस बारे में एक कमेटी बना करके इसकी पूरी इंक्वायरी कर रही है कि कौन लोग थे कि जो इस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। और मुझे लगता है कि किसी को भी अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है, वो कोई भी हो। हम लोग अव्यवस्था, कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी जी, महाराष्ट्र में अभी एक वाकया हुआ है और इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने आरोप लगाया है गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख पर कि उन्होंने टारगेट दिया था पुलिस के एक डिपार्टमेंट को कि 100 करोड़ कम से कम उन्हें जेनरेट करना चाहिए रेवेन्यू के दौरान। ये मामला पॉलिटिकल ज़्यादा और लीगल कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी कोर्ट ने संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कार्रवाई किसी राजनेता पर तो हुई नहीं, लेकिन बहरहाल कार्रवाई उन अफसरों पर होने लग गई है जिन्होंने ये सारी वाक़ये को उजागर किया था और एक्सटॉर्शन का एक रैकेट अलेजिडली बताया था, जो महाराष्ट्र में राजनेताओं के द्वारा वहाँ चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस पूरे अलायंस पार्टनरशिप में एनसीपी शिवसेना का तो जो रोल है सो है, पर एक टेल एंडर कांग्रेस पार्टी का भी रोल है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी बिना मूल्यों, बिना सिद्धांतों और बिना आदर्शों का कोई गठबंधन बनता है, उसका यही हर्ष होता है। देखिए, राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होती है, आदर्शों की होती है। केवल सत्ता प्राप्त करना भर मात्र नहीं होता है उद्देश्य। दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी इन लोगों में कोई सैद्धांतिक रूप से कोई साम्यता नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर इस प्रकार के भ्रष्ट तत्व तो पनपेंगे ही पनपेंगे। जहां पे इन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करना ही उद्देश्य हो जाए, तो उसके बाद तो फिर सत्ता का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करने में उनको संकोच कैसा, क्योंकि उनके सामने कोई पवित्र उद्देश्य तो कोई है ही नहीं। और जो चीजें महाराष्ट्र के अंदर से सुनने को मिली हैं, वो तो बहुत, यानी मुझे लगता है कि बहुत धक्का देने वाली स्थिति है, बहुत शॉकिंग है। किस प्रकार की स्थिति है? आप एक देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने किस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कैसे ये घटनाएं एक एक कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सत्ता की संलिप्तता किस रूप में उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उच्च स्तरीय जांच
इस प्रकार के मामलों की हो भी रही है और होनी भी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। अन्यथा पूरी राजनीतिक बिरादरी विश्वसनीयता के संकट से गुजरेगी और जो कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस प्रकार के यानी राजनीति में आकर के पूरी राजनीतिक बिरादरी को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, उन्हें एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता के लिए तो कहा जाता है बीजेपी भी समझौता कर लेती है करप्शन से, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे नेता भाजपा में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर आरोप लगे थे। तो क्या करप्शन अब इस देश में मुद्दा ही नहीं रहा जो 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा था? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, वो अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के आधार पर कार्य कर रहा है और आज भी वह तनिक भी अपने मूल्यों और आदर्शों से भटका नहीं है। हमारे लिए सत्ता प्राप्त करना एक साधन है, ये साध्य नहीं है, इस सेवा का एक साधन है और हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिस पे गंभीर आरोप हैं वह सत्ता का केंद्र बिंदु बीजेपी में खासतौर पर नहीं बना है और बीजेपी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात का ध्यान हमेशा रखता है। जाते जाते योगी जी आपसे एक सवाल पूछूंगी कि जिस तरह पोशाक से किसी को यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि आदमी के विचार कितने मॉडर्न हैं या कितने प्रोग्रेसिव हैं, जिस तरह आप ही को देख लें, आपने आज जो इकोनॉमी पर इतनी बड़ी लंबी चर्चा करी, आपका जो एक पोशाक से लोगों के मन में धारणा थी उसको आपने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब आपके ही कॉलीग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं और पोशाक को सीधी तरह संस्कार से जोड़ते हैं और कहते हैं कि रिप्ड जीन्स अगर कोई पहनता है तो उनके संस्कारों पर संदेह होता है, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए नाविका जी, आप याद करिए जब मुझे 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब बहुत सारे इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऐसे भी थे जो मेरी पोशाक को देख करके हंसते थे और तब मेरी कार्य पद्धति पर और मेरी योग्यता पर भी प्रश्न खड़ा करते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये दोहरा वो नहीं हो सकता है कि आप लोग जो हैं इस देश के उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को पूरा अधिकार है हर एक व्यक्ति पर बोलने का। मुझे लगता है वो व्यक्ति की अपनी सोच है, अपनी एक उसका अपना शौक भी है, पहनने का भी और बोलने का भी। हर एक व्यक्ति के लिए एक लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का पालन सबको करना चाहिए और सभी लोग करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो पाएगा। योगी जी, राजनीति में, समझदारी में और अपने लक्ष्यों को पाने में आप सबसे आगे हैं। 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और सारी नज़रें अब आप पर गड़ी हुई हैं कि आप एक ऑनकोर करेंगे कि नहीं, दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं। पर जो आपकी उपलब्धियां हैं उन्हें देखकर हमारे दर्शक कम से कम बहुत इम्प्रेस होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। बहुत बहुत धन्यवाद।